टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन 24/7 में आप सभी का फिर से स्वागत है दोस्त। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का समावेशी पार्ट का अगला वीडियो, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चनों को पढ़ें और रिवाइज कर लें, क्योंकि जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि यह प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है और जो कि हर ईयर ये पूछता भी है। तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए। तो आप सारे क्वेश्चनों को रिवाइज करें और देख लीजिए, क्योंकि इसमें से पक्का आना ही आना है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर कोई नहीं आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निरीक्षण का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा है कि निरीक्षण का अर्थ कम से कम शब्दों में दिया है, तो आप इतना भी लिख देते हैं तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर नहीं काटेगा, पूरा देगा, क्योंकि आपने कम से कम शब्दों में पूरी परिभाषा को लिख डाला है। तो एग्जामिनर भी समझेगा कि बच्चा टैलेंटेड है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार, देखते हैं कि निरीक्षण का अर्थ क्या बताया है उन्होंने कहा है कि निरीक्षण जो है एक वरिष्ठ जो होता है अध्यापक, जो बड़े होते हैं, सीनियर होते हैं। वरिष्ठ का मतलब ये होता है कि डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार निरीक्षण का अर्थ बताया गया है कि वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है। अब इसका उद्देश्य देख लीजिए। इसका उद्देश्य 4 बताए हैं। पहला है उद्देश्य इसका कि निरीक्षण के माध्यम से कमियों को जानना एवं सुधार करना। दूसरा दिया है कि मार्गदर्शन करना। तीसरा दिया है मूल्यांकन करना। चौथा दिया है अनुशासन बनाए रखना। हालांकि ये सब बहुत ही नॉर्मल बातें हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं नॉर्मल भाषा में, अपने आम शब्दों में, जिससे आप सभी को समझ आ जाए और कोई भी दिक्कत ना हो। तो निरीक्षण के माध्यम से कमियों को जानना एवं सुधार करना। मान लीजिए आपकी कक्षा में कोई अध्यापक है, वह कोई क्वेश्चन देता है और बाद में पीछे से आगे तक पूरे स्टूडेंट का जो है चेक करता है कि किसका जो है क्वेश्चन सही है, किसका गलत है। यदि वह निरीक्षण करेगा नहीं तो जो गधे बालक होते हैं, पता कैसे चलेगा कि वो शर्मा क्यों रहे हैं, वो मतलब कर क्यों नहीं पा रहे हैं, वो करते क्यों नहीं, पढ़ते क्यों नहीं, क्या कारण है। यदि निरीक्षण करेंगे हम तभी तो पता चलेगा और फिर उसी के अनुसार उनको शिक्षा दी जाएगी, तब वो जाकर सुधार आएगा और वो आगे बढ़ेंगे विकास की ओर, अपने अधिगम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसलिए निरीक्षण बहुत ही आवश्यक होता है। ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि बालक की कमियों को जानना एवं सुधार करना। ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण से बालक आगे बढ़ नहीं पा रहा है, या फिर कोई भी चीज़ होती है बालक को समझ में नहीं आता है, जब तक हम निरीक्षण करेंगे नहीं तो उसकी कमियों को जानेंगे कैसे, और कमियों को जानेंगे नहीं तो उसमें सुधार कैसे लाएंगे। तो इसलिए इसका उद्देश्य निरीक्षण का जो है कमियों को जानना और उसमें सुधार करना, ये महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है हमारा मार्गदर्शन करना। यदि हम किसी बच्चे को सही गाइडेंस नहीं देंगे तो वह अपने अकॉर्डिंग करता रहेगा और उसको लगेगा कि हम सही ही कर रहे हैं, तो उसको गलत ट्रैक पर ना जाए, वह सही ट्रैक पर जाए। उसको सही दिशा निर्देश देना ही मार्गदर्शन कहलाता है कि बेटा ये करोगे तो उचित है, ये करोगे तो अनुचित है, ये न्याय है, ये अन्याय है, उसको बताना भी अति आवश्यक है। तीसरा है हमारा कि मूल्यांकन करना। जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होता है हर 6 महीने पे, आप सभी का एग्ज़ाम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है। किस लिए कि मतलब इतने में बच्चा क्या सीखा है, कितना अधिगम किया है, कितना आया है, कितना नहीं आया है, तो ये मूल्यांकन के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए मूल्यांकन भी ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी ले लीजिए त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक, ये सभी पेपर होते हैं। तो यदि बच्चा 1 साल में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, जितने भी विषय पढ़ाए गए हैं, उसको कितना आया है, कितना नहीं आया है, वो सब मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। और चौथा दिया है हमारा अनुशासन बनाए रखना। यदि किसी बच्चे को हम बताएंगे कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ऐसा चलोगे तो लोग तारीफ़ करेंगे और ऐसा करोगे तो लोग गाली देंगे, तो वो भी अनुशासन को समझेगा और नैतिक कार्य करेगा, फिर उससे अनुशासन बन जाएगा।
और उसके अंदर नैतिकता का विकास होगा धीरे धीरे। तो अनुशासन अपने आप बन जाएगा यदि वह सही गलत में डिफरेंस समझ जाता है। तो ये हो गया हमारे निरीक्षण के उद्देश्य। पहला है, एक बार और देख लीजिए आप सभी, कि निरीक्षण के माध्यम से कमियों को जानना एवं सुधार करना। दूसरा दिया है मार्गदर्शन करना, मूल्यांकन करना। चौथा दिया अनुशासन बनाए रखना। नेक्स्ट है हमारा कि पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण के क्या क्या कार्य हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि पर्यवेक्षण क्या है, पर्यवेक्षण के क्या क्या कार्य होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि पर्यवेक्षण क्या है, इनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो पर्यवेक्षण अंग्रेजी शब्द सुपरविजन का हिंदी रूपांतरण है। पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है। ब्रूसलेर के अनुसार जो है प्रायः प्रशासन और पर्यवेक्षण एक सिक्के के दो पहलू हैं। वस्तुतः एक दूसरे के कार्यों में अंतर कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों का उद्देश्य प्रमुख रूप से अधिगम अध्यापन में सुधार लाना है। तो ये हो गया हमारा पर्यवेक्षण क्या होता है, ये हो गया, हम पढ़ लिए। अब आगे हमारा दिया है पर्यवेक्षण के क्या कार्य होते हैं। तो पर्यवेक्षण के भी 4 कार्य होते हैं। पहला कार्य देख लेते हैं हम क्या होता है। पर्यवेक्षण के कार्य दिया है, पहला कार्य होता है कि अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। पर्यवेक्षण के कार्य में पहला कार्य हो गया अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाना। दूसरा दिया है कि अनुशासन बनाए रखना। तीसरा दिया है कि शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार लाना। चौथा दिया है योजना निर्माण करना। यदि आप निरीक्षण के उद्देश्य पढ़ लेते हैं तो पर्यवेक्षण के कार्यों को आसानी से लिख सकते हैं। यदि आप पर्यवेक्षण के कार्यों को आसानी से याद कर लेंगे तो निरीक्षण के उद्देश्य को लिख सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन जो है आपस में मिलते जुलते हैं इनके उत्तर। तो आप यदि इसको इसमें लिख देंगे, उसको उसमें लिख देंगे तो भी एग्जामिनर नहीं काटेगा नंबर, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किन्हीं 4 सरकारी संगठनों के नाम बताइए। यदि एक क्वेश्चन आता है कि किन्हीं 4 सरकारी संगठनों के नाम बताइए और पूछता है तो आप ये 4 संगठन दिए हैं, चारों के नाम लिख डालेंगे। पहला क्या दिया है हमारा कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश, जो कि इलाहाबाद में है हमारे। ये आप शायद फर्स्ट सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे होंगे। तो दूसरा दिया है कि हमारा मंडली मनोविज्ञान केंद्र, और तीसरा है हमारा डाइट, और चौथा दिया है कि हमारा जिला चिकित्सालय। ये हमारा हो गया 4 सरकारी संगठन। अब अगला दिया है हमारा कि किन्हीं 4 गैर सरकारी संगठनों के नाम। वो था हमारा सरकारी संगठन, और ये है हमारा गैर सरकारी, मतलब ये सरकारी नहीं है। तो अगर गैर सरकारी में पूछे तो आप इसको लिखेंगे, सरकारी में पूछे तो आप उसको लिखेंगे। तो गैर सरकारी पूछे तो पहला आप लिख सकते हैं धर्मार्थ ट्रस्ट हो गया, स्वैच्छिक संगठन हो गया, लायंस क्लब हो गया, और अगला हो गया रोटरी क्लब, और 5वां हो गया हमारा जैसीन। ये हमारे गैर सरकारी संगठन हैं। फिर से देख लीजिए आप सभी, पहला है हमारा धर्मार्थ ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन, और लायंस क्लब, और रोटरी क्लब, जैसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। जो शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक होते हैं, पिछड़े बालक का मतलब वो होता है जो ऐसे कि अनुसूचित जनजाति के बच्चे, श्रमिक वर्ग के, गरीब वर्ग के आ जाते हैं, तो ये सब पिछड़े बालक होते हैं। तो इनकी जो शिक्षा व्यवस्था होती है आप कैसे करेंगे। यदि आप एक अध्यापक हैं तो आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछता है तो आप इस प्रकार से करेंगे, जो कि 5 तरह से दिया गया है। तो आइए देखते हैं वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। तो शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की शिक्षा व्यवस्था निम्नलिखित प्रकार की सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करेंगे उपचारात्मक कक्षाओं के द्वारा, और तीसरा है जो है श्रेणीहीन कक्षा के द्वारा, और धीमी गति से पढ़ाना, आत्मविश्वास में वृद्धि करना। ये हमारा हो गया पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था करने की उपयोग विधि। नेक्स्ट है हमारा कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के कारण स्पष्ट कीजिए। जो धीमी गति से सीखते हैं वो उनके क्या क्या कारण होते हैं, ये देख लेते हैं हम। पहला दिया है हमारा संवेगात्मक घटक, दूसरा दिया हमारा व्यक्तिगत घटक, और तीसरा दिया है हमारा परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, और अगला दिया है हमारा कि आर्थिक परिस्थितियाँ या गरीबी। मंद गति से अधिगम के निम्नलिखित कारण होते हैं। जो बच्चे धीमी तरीके से सीखते हैं
उनकी तो जो पहले मानसिक गति ही ऐसी होती है, संवेगात्मक घटक ही होता है ऐसा उनका। और दूसरा दिया है कि व्यक्तिगत घटक होता है, उनका कुछ पर्सनली प्रॉब्लम होता है। और अगला दिया है हमारा परिवार के सदस्यों का मानसिक स्तर, जैसे आपके परिवार होंगे वैसे बच्चा भी होगा, क्योंकि कहते नहीं कि बालक का जो है वातावरण का प्रभाव बहुत जल्दी से पड़ता है। तो जिस वातावरण में बालक पलेगा बढ़ेगा उसी के अनुसार काम करेगा। यदि मंदबुद्धि परिवार में रहता है तो मंदबुद्धि रहेगा, यदि प्रतिभाशाली रहेगा तो प्रतिभाशाली होगा। और कुछ आर्थिक परिस्थितियां या गरीबी के कारण कुछ बच्चे जो है परिवार से बहुत परेशान होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, तो उनको बड़ी टेंशन हो जाती है, तो किसी भी कार्य में उनका मन नहीं लगता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अगला है, देखते हैं हमारा अगला दिया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो पहले अब दिया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों से क्या अभिप्राय है। तो जो बच्चे सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। इनकी विशेषताओं को देख लीजिए, इनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 90 से 110 होती है। और दूसरा दिया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं। कुल मिलाकर के जो सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं वे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं, वो चाहे प्रतिभाशाली होते हैं या फिर सामान्य से अलग होते हैं, तो इनके गुण डिफरेंस अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे। तो व्यवहार के अवलोकन द्वारा करेंगे, आप मानसिक परीक्षण द्वारा करेंगे, निरीक्षण द्वारा करेंगे और शैक्षिक परिणामों द्वारा, चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा। यदि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए कहता है आता है आपके एग्जाम में, तो आप ये लिख सकते हैं कि व्यवहार के अवलोकन द्वारा पहले उनको बातचीत करेंगे, समझेंगे, तो आदमी बातचीत से ही समझ जाता है कि किस प्रकार का प्राणी है। दूसरा दिया मानसिक परीक्षण द्वारा उसकी बुद्धि लब्धि को चेक करके, निरीक्षण के द्वारा और शैक्षिक परिणामों द्वारा कि मान लीजिए आपकी कक्षा में कौन सबसे तेज है, कौन फेल हो गया, कौन कितना नंबर पाया, इसके द्वारा भी पता चल जाएगा। जो बहुत ही हाईएस्ट नंबर लाएगा उसको प्रतिभाशाली कहेंगे, जो फेल हो जाएगा उसको एकदम गधा कहेंगे। तो मतलब यही हो गया। और चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा कि मतलब कि डॉक्टरी जांच के द्वारा। तो एक बार फिर से देख लीजिए विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे। पहला दिया है व्यवहार के अवलोकन द्वारा, मानसिक परीक्षण द्वारा, निरीक्षण द्वारा और शैक्षिक परिणामों द्वारा, चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला दिया है शैक्षिक रूप से भिन्न, शारीरिक रूप से भिन्न, सामाजिक रूप से भिन्न, मानसिक रूप से भिन्न। तो जो है 4 भागों में विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को विभाजित किया गया है, जैसा कि आप सभी को दिख रहा है। शैक्षिक रूप से भिन्न एक हो गया, दूसरा है शारीरिक रूप से होते हैं, तीसरा हो गया सामाजिक रूप से और चौथा हो गया मानसिक रूप से। प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान कैसे करें। यदि प्रतिभाशाली कोई ब्रिलियंट बालक है तो उसकी पहचान करने के लिए आ जाए तो आप क्या कहेंगे। तो उसकी भी पहचान आप कैसे करेंगे देख लीजिए कि बुद्धि परीक्षाओं द्वारा, और दूसरा हमारा प्रवणता परीक्षा द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा और संबंधित व्यक्तियों से प्राप्त सूचनाओं द्वारा। तो ये इतने प्रकार से आप प्रतिभाशाली होने का जो है, जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनका संकेत है कि आप इन परीक्षणों द्वारा उनका जो है परीक्षण या पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। कैसे पता चलेगा कि ये प्रतिभाशाली बच्चा है। उसकी कुछ तो विशेषताएं होंगी, कुछ तो मतलब खूबियां होंगी, तो वही बता रखा है कि इनकी विशेषताएं होती हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। कोई भी होता है क्वेश्चन आंसर तो बच्चा फटाक से आंसर दे देता है। और दूसरा होता है हमारा प्रतिभाशाली बच्चे आसानी से विषय वस्तु को याद कर लेते हैं। उनको कोई भी चीज़ होती है तो उनको भूलते नहीं है, वो बहुत जल्दी से याद कर लेते हैं और याद भी रहता है। इनके पास शब्द भंडारा अधिक विस्तृत होता है, मतलब ये शब्दों का इनके अंदर अभाव नहीं पाया जाता है। ये एक एक से अच्छे अच्छे शब्द जो है अपने माइंड में फिट किए रहते हैं और जहाँ भी होता है ये उपयोग में लाते हैं। चिंतन मौलिक होता है, इनका चिंतन जो है मौलिक होता रहता है। इनमें सृजनशीलता का गुण उपस्थित होता है, मतलब नई नई टेक्निक, नई नई तरीकों को खोजने और करने का जो है इनमें गुण पाया जाता है। यदि कोई
कोई बालक है, यदि शिक्षक कोई क्वेश्चन बताता है तो एक बच्चा होता है कि खाली जितना कहेंगे उतना ही करेगा। यदि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं ये उनमें से भी 3-4 तरीके से हल करके बताएगा अपने शिक्षक को कि नहीं सर ऐसे होगा, लेकिन जो टीचर नहीं कहता है वो भी ये सब कर जाते हैं, तो वही प्रतिभाशाली बालक जो है कहलाता है कि जो मतलब जो टीचर मतलब उससे एक्सपेक्ट ना किया हो कि मतलब ये सब भी तुम कर सकते हो, तो वो भी काम कर जाता है। तो इसीलिए उसको प्रतिभाशाली की उपाधि और दे देते हैं कि मतलब मैंने कहा नहीं और बच्चे ने ये सब करके दिखा दिया, तो टीचर भी खुश हो जाता है, अध्यापक की वाह क्या स्टूडेंट है, क्या विद्यार्थी है कि मैंने कहा भी नहीं, ये नहीं, इसने अपने से चिंतन किया, खुद से सृजनशीलता का विकास इसके अंदर है कि जो नए नए टेक्निक नए नए तरीके से ये बता दे रहा है। तो ये होता है प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान होती है। नेक्स्ट है हमारा कि धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इनमें अवधारणा शक्ति की कमी होती है। अवधारणा मतलब कोई भी चीज़ इनको यदि सिखाई जाती है तो इनको जल्दी याद नहीं होता है। और दूसरा है कि ऐसे बच्चों में संप्रेषण क्षमता का अभाव होता है, मतलब बातचीत करने का जो भाषा होता है इनके अंदर नहीं होता है, कम होता है। अभाव मतलब ये बोल नहीं पाते हैं उतने अच्छे वर्ड जैसे कि प्रतिभाशाली बालक बोल पाते हैं। और इस प्रकार के बालकों में शारीरिक तथा मानसिक विकास मंद गति से होता है, बहुत ही धीमी गति से इनका शारीरिक विकास होता है और मानसिक विकास भी बहुत मंद गति से होता है। इन बालकों में असुरक्षा का भाव होता है, ये हमेशा डरते रहते हैं, डरे सहमे से शर्माते रहते हैं ये सब। तो ये धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट दिया है कि मंद गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे। तो मंद गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पाठ्यक्रम का लचीलापन, ये पहला हो गया। दूसरा है अधिगम के लिए तत्पर रहना। नेक्स्ट है हमारा कि अभिप्रेरणा प्रदान करना। और अगला है हमारा शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन करना। मंद गति से सीखने वाले बच्चों की शिक्षा मतलब पाठ्यक्रम का लचीलापन, बहुत ही हार्ड पाठ्यक्रम नहीं बनाना चाहिए। उनके मतलब सक्षम के द्वारा जितना वो मतलब कि ग्रहण कर सके और जो क्वेश्चन को समझ में आए तो एकदम सरल सरल शब्दों में पढ़ाना, सरल सरल बातों में बताना, ये सब लचीलापन ही होता है। अधिगम के लिए तत्पर रहना मतलब हमेशा अधिगम के लिए तत्पर रहना, प्रोत्साहन देना उनको सीखने के लिए, अभिप्रेरणा प्रदान करना, उनको मोटिवेशन देना कि मतलब वो सीखने के लिए पढ़ने के लिए लालायित हो जाएं, वो हो गया अभिप्रेरणा। उनको हर तरह से मोटिवेट किए रहना। शिक्षक द्वारा बच्चों का अवलोकन, और जो शिक्षक होता है वो बच्चों पर निरंतर ध्यान दे कि बच्चा क्या कह रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कमियां हैं, क्या सुधारा जा सकता है, A to Z पूरा अवलोकन उसको मतलब करते रहना चाहिए। अब प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था आप कैसे करेंगे ये दिया है। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अवलोकन करना, असामाजिक आदतों को रोकना, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता देना कि वो नई नई तरीकों को सीख सके, और सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। ये हमारा हो गया प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा व्यवस्था। तो ये थे आज के क्वेश्चन इतने जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, और सारे क्वेश्चनों को आप देख लें और ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।